वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील फारूक हसन के साथ। एंड मर्ज की नब्ज तक वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 3-4 एपिसोड्स के अंदर हम यही कोशिश करें कि मुल्की हालात पे अगर नज़र दौड़ाएं तो सैलाब ज़दगान लोग जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल का शिकार है, वहाँ पे हेल्थ के हवाले से बहुत सारी इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। सो आज हम ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से बात करेंगे। हमने काफ़ी बात कर ली है कि डेंगू फीवर एंड मलेरिया के कैसे बचाव के हवाले से काम कर सकते हैं, स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आज वी वांटेड कि हम ये चीज़ डिस्कस करें कि फैमिली जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से कैसे निकल सकती हैं, शॉक से कैसे निकल सकती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब इकबाल शेख साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के, एंड ही इज आल्सो वर्किंग एज अ साइकियाट्रिस्ट। इनको वेलकम करते हैं और आप भी कॉल इन करना चाहिए मोर देन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी भी, आई डोंट नो अबाउट वेस्टर्न सोसाइटीज, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाए ना, यहाँ पहले तो जाते ही नहीं लोग, इस खौफ से कहते हैं कि नहीं लोग कहेंगे पागल है, और अगर कोई चला भी जाए और किसी को पता चल जाए तो वो कहते हैं यार ये तो पागल हो गए, साइकियाट्रिस्ट बन गया। ये क्यों है मिथ, ये क्यों है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं भी चाहता हूँ कि इसकी अवेयरनेस आवाम तक जाए। जी हाँ। आप देखें, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 18 करोड़ के करीब है और पाकिस्तान में 300-350 साइकियाट्रिस्ट हैं, ये 400 साइकियाट्रिस्ट हैं 18 करोड़ के लिए। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ के करीब है, इससे यानी दुगनी के करीब हुई। तो वहाँ पे आपके ख्याल में कितने साइकियाट्रिस्ट होंगे? यहाँ 400 हैं तो वहाँ 800 होना चाहिए या 2000 होना चाहिए, ज़्यादा वेल ऑफ हैं। तो वहाँ 1.25 लाख साइकियाट्रिस्ट। 1.25 लाख? जी 1.25 लाख। इतना उनका माशरा, मतलब कि आप नहीं, ये वहाँ पागल ज़्यादा नहीं है वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। और अवेयरनेस इस बात की कि साइकोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं वो बड़े कॉमन हैं। हम यहाँ पे समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट पागलों का इलाज करता है, जबकि साइकियाट्रिस्ट बल्कि सेहतमंदों का इलाज करता है। पागल थोड़ी मिकदार में होते हैं, और जो मुख्तलिफ लाइव इवेंट्स में या परेशानियों से लोग आते हैं वो ज़्यादा होते हैं जो नॉर्मल ज़हन के होते हैं, जो हर बात को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं और बता सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप साइकियाट्रिस्ट। जी इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, बल्कि ये ज़रूरी है आवाम को बताना कि साइकियाट्रिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है माशरे के अंदर, एज ए डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की, सैलाब ज़दगान लोग जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल का शिकार है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली घर बार लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, प्यारों से बिछड़ गए हैं, रहने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, कपड़ों का मसला और इतनी सारी चीज़ें। इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से कैसे निकला जा सकता है? सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड, कि आप आज 1 मिनट पहले तक सब कुछ सही, घर में आप बैठे हैं फैमिली के साथ, और 1 मिनट बाद आपको पता चलता है कि कुछ अरकान फैमिली के आपके बह गए हैं, जिंदगी घर आपका तबाह, जिंदगी खत्म हो गई ना, एकदम से ब्लैकआउट वाली सिचुएशन। तो इस शॉक से कैसे, मतलब मैं आपको इसको इस तरह, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपने देखा जब वो जलजला आया था जी 8 अक्टूबर 2005, इसी तरह के मामलात हुए थे। एक साइकेट्री में हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बाद में उसके कुछ अरसे के बाद, महीना 2 महीने बाद पैदा होना शुरू हो जाता है। जो इफ़ेक्ट्स उस वक्त जहन पे होते हैं ना, उनका फौरी नज़र नहीं आता। हमारे दिमाग में साइंटिफिकली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाए तो फिर वो ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, इस तरह के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, डिप्रेशंस पैदा होते हैं। तो जब ये हो गया था जल्जला, तो फौरी तौर पे तो फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको डील किया जाता है, हड्डियाँ टूट गई हैं, ज़ख्मी हो गए हैं, उठाओ ये। लेकिन 1-2 महीने या 3 महीने के बाद फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सामने आनी शुरू होती हैं लोगों के अंदर। वो जो उनको नुकसानात का अंदाज़ा तब होता है, उनके जो लॉसेस हो गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं, जो उनके बाल बच्चों के, माँ बाप के, बहन भाइयों के लॉसेस हो गए हैं, जो अपने प्यारों के लॉसेस हो जाते हैं, वो सारे लॉसेस जब वो उनको काउंट करते हैं, जब वो होश में आते हैं, तो फिर वो एकदम से ये तकलीफ़ें, दिमाग पे असरात होते हैं और फिर ये तकलीफ़ें पैदा होनी शुरू होती हैं। इनको हम कहते हैं लाइफ इवेंट्स। ये लाइफ इवेंट्स हैं, और लाइफ इवेंट्स साइकियाट्री की कॉजेज़ में एक चीज़ है। इस तरह और भी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं, लेकिन लाइफ इवेंट्स भी इसी तरह एक उसमें पैदा करने के लिए एक चीज़ है। जिस तरह जेनेटिक तारें होती हैं कि आप देखते हैं कि एक स्किज़ोफ्रीनिया का मरीज़ है, यानी पागलपन का, तो आगे बच्चों में से भी कुछ परसेंटेज में जाके वही चीज़, वही बीमारी पैदा हो जाती है। इस तरह मिर्गी के वाले हैं, इसी तरह डिप्रेशंस हैं, इसी तरह साइकोटिक हैं। तो वो सारी जेनेटिकली वो फीडिंग्स आती हैं और आगे फिर होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे जो रूरल एरिया, देहात वगैरह, वहाँ पे तो
عام ڈاکٹر اتنی مشکل سے ملتا ہے تو سائیکیٹرسٹ تک تو رسائی ان کی ہوتی نہیں ہے, اور ان کو شاید اس چیز کا کانسیپٹ بھی نہ ہو. اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ اس کی اویئرنیس میں میڈیا پاکستان کا سب سے بڑا پلر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا پلر ہے کہ جو کہ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو, کسی بھی حل کے لیے 2 یا 3 جو پلرز ہیں ان میں سے سب سے پرومیننٹ پلر ہے, اور میڈیا اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. وہاں پہ اب آپ دیکھیں کسی بھی دیہات کے چھوٹے سے چھوٹے ایریا میں بھی ٹی وی موجود ہے, کیبل موجود ہے, اور یہ خبر جس طرح کمپیوٹر موجود ہے ہر جگہ, تو ہر جگہ یہ بات جا سکتی ہے جو میڈیا پہ کر سکتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میڈیا اس میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے. پھر وہاں جیسے زلزلے کے بعد آپ کو شاید معلوم نہیں ٹیمیں گئی تھیں, بالکل فاؤنٹین ہاؤس سے بھی ٹیمیں گئی تھیں, لوگوں کی ٹیمیں گئی تھیں, سائیکیٹرسٹ گئے تھے, تو باقاعدہ وہاں پہ جا کے انہوں نے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بلکہ 6 مہینے ٹیمیں بدلتی رہی ہیں اور وہاں رہے ہیں, سائیکالوجسٹ وہاں پہ رہے ہیں اور لوگوں کو وہ باقاعدہ سائیکو تھراپیز دیتے رہے ہیں, اور لوگوں کے حالات یہ اس میں مختلف ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرف جا رہا ہے پیشنٹ, اس کے ذہن کے اس وقت خیالات کیا ہیں, وہ کیا سوچ رہا ہے, تو وہ ساری چیزوں کو پھر اسیس کر. فیملی جو سٹرکچر ہوتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, وہ کرتا ہے پورے گھر کا نظام چلاتا ہے یا چلاتی ہے کئی کیسز کے اندر. تو بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اب بڑے تو چلے سمجھ سکتے ہیں, ہماری عمر کے لوگ تو سمجھ جائیں گے ہاں جی یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, اب اس سے ہٹنا ہے, اس سے نکلنا ہے, کیٹاسٹروفی ہے, اب اس سے نکلنا ہے. obviously it will take time, لیکن بچوں کے ذہن پہ بھی obviously بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. بچوں کے ذہن تو بڑے امیچور سے ہوتے ہیں, ان کو کیسے گائیڈنس دی جا سکتی ہے, کاؤنسلنگ دی جا سکتی ہے, اور ماں باپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال یہ بھی کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑوں کو سمجھ ہے اور بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے جو دنیا میں سب سے جو ڈپریشن کا بچوں میں کیس ڈائیگنوز کیا گیا ہے وہ تقریباً 1 سال کا بچہ. اچھا, ہاں باہر کے انہوں نے 1 سال کے بچے کو ڈپریشن تھا, ڈپریشن ڈائیگنوز کیا 1 سال کے بچوں میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو ڈپریشن ہے. جی, تو انہوں نے بات یہ ہے کہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ بچہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, سمجھتا ہے اور اپنے دماغ میں اثر لیتا ہے اس کا. ہم بچے کو بچہ سمجھ لیتے ہیں, جبکہ بچہ آپ بلیو کریں کہ اس کا کمپیوٹر اتنا زیادہ ہم سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اتنی اس کی ریسیونگ اچھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کے اثرات لیتا ہے, اور پھر ان اثرات کا اثر بھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اینڈ اگین وہی ٹپس کوشش کیجیے گا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن رہے ہوں کہ اپلائی اپنی زندگی میں کریں تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکے اور آپ پازیٹیو راہوں کی طرف گامزن ہو. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلال بھائی. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. Jago,